आज रविवार का दिन था। सुबह के 8 बजने को आए थे। माँ सूरज को आवाज लगाती जा रही थी, उठो बेटा, और कितनी देर सोओगे? जल्दी से नहा धोकर नाश्ता कर लो। देखो तो तुम्हारे लिए सुबह कौन आया है। तुम्हारे लिए अंजलि कॉलेज के नोट्स लेकर आई है। तो मैं क्या करूँ माँ? उसे तो बस कोई बहाना चाहिए हमारे घर आने का। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते हैं। वो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करके नोट्स इतने दूर से लेकर आई है। अब उठ भी जाओ और जल्दी से नाश्ता कर लो, मैं टेबल पर लगा रही हूँ। इतना कहकर वसुधा जी ने अपने बेटे सूरज के कमरे का पंखा बंद कर दिया। सूरज अपनी माँ से चिढ़ते हुए कहा, अभी उठना नहीं है माँ, आज रविवार का सिर्फ एक दिन मैं अच्छी तरह से नींद पूरा कर पाता हूँ। 3 दिनों से मैं बिस्तर पर बुखार से पड़ा हूँ और इसलिए मैं कॉलेज नहीं गया। इसी का फायदा अंजलि उठा रही है। उसे तो बस मेरे घर आने के लिए कोई बहाना चाहिए होता है। अब अंजलि उसके कमरे में दाखिल हुई। क्या चाहिए तुम्हें? इतनी सुबह तुम यहाँ क्या कर रही हो? नोट्स कुछ दिनों बाद भी दे सकती थी ना? सूरज ने अंगड़ाइयां लेते हुए कहा। कॉलेज के एग्जाम्स नजदीक आ गए हैं और तुम्हारी तबीयत ठीक न रहने के कारण जो तुम कॉलेज नहीं गए हो, उसमें प्रोफेसर ने हम सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं। ट्यूशन में भी तुम नहीं गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हें सारे नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दे दूं। अंजलि ने सूरज से कहा। चलो बेटा, अब देर नहीं करो, तुम दोनों खाने के लिए बैठ जाओ, मैं नाश्ता टेबल पर लगा देती हूँ। वसुधा जी ने रसोई से आते हुए उन दोनों को कहा। नाश्ता करने के बाद अंजलि अपने घर चली गई। कुछ दिनों बाद अंतिम वर्ष की परीक्षा समाप्त होने के बाद सूरज की नौकरी एक दूर दराज के गांव में लग गई। उसकी नौकरी अभी नई नई लगी थी, तो इसलिए कंपनी से अनुरोध करने पर उसे रहने के घर देने की अर्जी सुन ली गई थी। माँ अपने बेटे को अकेले नहीं जाने देना चाहती थी और इसलिए वो भी सूरज के साथ उस गांव में चली आई। स्टेशन से एक ऑटो पर अपना सामान लादकर दोनों माँ बेटे अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। उबड़ खाबड़ गांव के रास्ते से होकर ऑटो दौड़ रहा था। थोड़ी देर बाद मोहल्ले का निशान हल्का हो गया। दोनों तरफ सिर्फ झाड़ियां और पेड़ दिखाई दे रहे थे। अभी भी यहाँ सीमेंट के ही रास्ते बने हुए थे। शाम होने को आई थी, तभी अचानक ऑटो एक बड़े से घर के गेट के सामने आकर खड़ा हो गया। घर बड़ा था पर बहुत ही पुराना नजर आ रहा था। कहीं कहीं बाहर की दीवारें टूट गई थी। सूरज ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसे घर में रहकर नौकरी करनी होगी। उसे तो कंपनी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उस घर के मकान मालिक शर्मा जी को कंपनी के अधिकारियों ने पहले से इत्तला कर दिया था, तो वे पहले से ही सूरज के आने का इंतजार कर रहे थे। सूरज और उनकी माँ को उन्होंने अंदर बैठाया और नौकर से उनके लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करने के लिए कहा। शर्मा जी का व्यक्तित्व सूरज को कुछ ठीक नहीं लगा। जब वे बात कर रहे थे तो शर्मा जी कभी कभी अनमने ढंग से अपने फोन की तरफ नजर दौड़ा देते थे। उन्होंने अपने बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं बताया, पर सूरज तथा उनके बारे में अनेक प्रश्न किए, जिसका जवाब वसुधा जी और सूरज एक एक करके देते गए। शाम के अब 7 बजने को आए थे। सूरज कमरे में बैठकर माँ से कह रहा था, मुझे नहीं रहना इस टूटे फूटे घर में। यहाँ तो न ठीक से बिजली रहती है और न ही ठीक से यहाँ पर पानी का बंदोबस्त है। कौन यहाँ रहकर नौकरी करेगा? शर्मा जी का व्यवहार भी मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। हमेशा रूखा रूखा ही दिखाई पड़ते हैं। मुझे तो वे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेटा, तुम किसी को बिना परखे सही या गलत नहीं कह सकते हो सकता है शर्मा जी बहुत अच्छे इंसान हो जो कभी अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते हो। माँ, तुम भी ना शर्मा जी की तरफ से बोल रही हो। मुझे बिल्कुल भी वे पसंद नहीं है, बस दैट्स ऑल। ऐसे करते करते 3 महीने बीत चुके थे और वे लोग शर्मा जी के रूखे और अनमने स्वभाव से भली भांति परिचित हो गए थे। एक शाम सूरज बाथरूम में फ्रेश होने के लिए गया तो नल में पानी नहीं था। उसने मन ही मन कहा, बुढ़ा बहुत ही कंजूस है, लंबे समय तक पंप नहीं चलाया होगा, इसलिए पानी नहीं है। नीचे जरूर पानी स्टोर किया हुआ है, बस पंप करना होगा। वह शर्मा जी के कमरे में दाखिल हुआ और बुदबुदाकर कहने लगा, नल में पानी नहीं है। शर्मा जी अभी अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने अनमने स्वर में कहा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कृपया करके आप 5 मिनट के लिए पंप चलाइए, मैं थोड़ा पानी भर लूँ, उसके बाद बंद कर दीजिएगा, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। सूरज ने अनुरोध किया। नहीं, मैं अभी नहीं चला सकता, कोई परेशानी हो तो घर के सामने ही कुआं है, वहां से जाकर पानी ले आओ। अब सूरज अपना आपा खो बैठा और चिल्लाते हुए कहा, कंपनी आपको किराया किस लिए देती है? आप तो सरासर ये गलत कर रहे हैं। ये जानते हुए भी कि पानी नहीं है आप पंप नहीं चला रहे हैं।
मैंने आपसे केवल बस 5 मिनट के लिए पंप चलाने के लिए कहा है और वो भी आप करने को राजी नहीं है। मैं आपकी शिकायत कंपनी से करूंगा। इतना कहकर सूरज 2 बाल्टी लेकर कुएं की तरफ पानी लेने के लिए चला गया। दिन प्रतिदिन उनके और शर्मा जी के बीच इसी तरह के झगड़े होते जा रहे थे और सूरज अपनी माँ से ये नौकरी छोड़कर वापस शहर लौट जाने के लिए बार बार दबाव डाल रहा था। कुछ दिनों के बाद वसुधा जी की तबीयत अचानक से खराब हो गई। आज सुबह से ही उन्हें सिर दर्द और उल्टियां हो रही थी। सुबह को सूरज ने अपनी माँ की बातों का कुछ खास ध्यान नहीं दिया और माँ को समझाते हुए कहा, वो कुछ नहीं हुआ है आपको माँ, ये सीजन चेंज हो रहा है इसलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है। आप थोड़ा बाहर घूम आइए, आपका मन बहल जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। बेटे के इस बात को सुनकर वसुधा जी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में लेटी रही। शाम को जब सूरज ऑफिस से घर आया तब वह बहुत जल्दी में था। वसुधा जी ने फिर अपने बेटे से कहा, बेटा मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है, तो अभी जाकर डॉक्टर लेके आ या मुझे डॉक्टर के पास लेकर चल। मैं अभी यहाँ पर बिस्तर पर लेटी नहीं रह सकती। माँ आप भी ना कुछ ज्यादा ही टेंशन लेती हो। जॉब तो मैं कर रहा हूँ इस दूर दराज के गांव में और आप टेंशन से अपना तबीयत खराब करी जा रही हो। आप रेडियो में मन बहलाने के लिए थोड़े गाने सुन लो। मैं अभी आपको डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता, मुझे अभी दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है। टाई पहनते हुए सूरज ने अपनी माँ से कहा। अब सूरज गांव के रास्ते से पैदल चलते हुए ऑफिस के दोस्तों के घर पहुंचने ही वाला था कि तभी उसे याद आया कि वह तो अपना मोबाइल घर पर ही भूल कर आया है। यदि उसके पास मोबाइल नहीं हुआ तो वो पार्टी की तस्वीरें और वीडियोस नहीं बना पाएगा और इससे पूरा पार्टी का मजा ही खराब हो जाएगा। इसलिए वह वापस लौटने का निर्णय लिया। लौटते हुए उसे काफी देर हो गई और अभी रात के 10 बज चुके थे और अब धीरे धीरे बरसात भी शुरू हो गई थी। उसने जैसे ही कमरे के अंदर पैर रखा उसने देखा कि उसकी माँ बिस्तर से नीचे बेहोश होकर गिरी पड़ी है और उसके सिर से खून की धारा पूरे कमरे को लालम लाल कर रही है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। यहाँ इतनी रात को उसे एम्बुलेंस कैसे मिलेगी, यही सोचकर वो परेशान हो रहा था। उसने माँ कहकर जोर से रोना शुरू कर दिया। रोने की आवाज शर्मा जी के कानों में जाते ही उन्होंने दौड़कर कमरे में प्रवेश किया और सूरज की तरफ एक नजर दौड़ाकर उसे नीचे से फोल्डिंग बेड लाने के लिए कहा। सूरज तुरंत जाकर अपनी माँ के लिए फोल्डिंग बेड लेकर आया और वे दोनों मिलकर वसुधा जी को फोल्डिंग बेड पर लेटाकर नीचे लेकर आ गए। अब शर्मा जी ने अपनी पुरानी कार निकाली जिसे वे कभी कभार इस्तेमाल किया करते थे। उन्होंने वसुधा जी को कार में लेटा दिया और सूरज को फ्रंट सीट पर बैठाकर सीधे हॉस्पिटल की ओर तेज रफ्तार से निकल गए। अच्छा हुआ जो इन्हें अपने समय पर अस्पताल ले आए, नहीं तो ज्यादा ब्लड लॉस होने से इनका ब्रेन हेमरेज हो सकता था। डॉक्टर की बात सुनते ही सूरज अपने आप को कोसने लगा कि यह सब उसी की गलती से हुआ है। उसके आंखों से आंसू बह निकले। माँ की हालत ठीक होने पर सूरज उनके बेड के सामने जा खड़ा हुआ। माँ मुझे माफ कर दो, मैं समझ नहीं पाया था कि आप इतनी बीमार हैं, नहीं तो मैं पहले ही आपके इलाज के लिए अस्पताल लेकर आता। वसुधा जी की आंखें अब डबडबा आई और उन्होंने अपने बेटे का हाथ पकड़कर अपने सिर पर रख लिया। कोने में खड़े शर्मा जी डॉक्टर के दिए गए प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ने में व्यस्त थे और उनके मुंह पर एक स्नेह भरी मुस्कान की रेखा अभी भी दिखाई दे रही थी। अचानक सूरज की नजर उनकी तरफ गई और उसे एहसास हुआ कि लोगों को तब तक पहचाना नहीं जा सकता जब तक आप खतरे में ना हो। यह बात बिल्कुल सच है। शायद आप शर्मा जी को इस कहानी के बाद भूल जाएंगे, पर ऐसे ही शर्मा जी की मदद से आज भी दुनिया में इंसानियत बची हुई है। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।